विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको आपके हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी काव्य में पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी का सामान्य परिचय देंगे और इसके पश्चात आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित जायसी के पद्य खंडों का भावार्थ बताएंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल के अंतर्गत समानांतर रूप से भक्ति की 4 शाखाएं प्रवाहित रही हैं। निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी को प्रेम काव्य या सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। यह जैसी सूफी काव्य धारा या प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। कहा जाता है कि ये एक आंख से काने और कुरूप थे और जब ये एक बार राजा शेरशाह सूरी के दरबार में गए और शेरशाह सूरी इनकी कुरूप स्थिति को देखकर हंसने लगा, तो कहते हैं जायसी ने कहा था कि मोही का हंससी की कुहरई, अर्थात मेरे ऊपर हंस रहे हो कि उस खुदा के ऊपर जिसने मुझे बनाया। कहते हैं शेरशाह सूरी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जायसी से इस बात के लिए खेद प्रकट किया कि उसने जायसी का उपहास किया है। इसके पश्चात जायसी ने पद्मावत लिखा और पद्मावत में उन्होंने पद्मावती के जिस सौंदर्य का वर्णन किया है वो अपने में अद्वितीय है। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी जो शारीरिक कुरूपता जो थी उसको ध्यान करते हुए, या कहना चाहिए उसके प्रतिक्रिया में एक ऐसे सुंदर चरित्र की सृष्टि की है पद्मावती की जो अद्वितीय सुंदरी है। यह उनके हृदय का सौंदर्य भाव था जो पद्मावती के सौंदर्य के रूप में चित्रित हुआ है। जायसी ने 3 रचनाएं लिखी हैं, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। इनमें इनका पद्मावत महाकाव्य है, प्रसिद्ध महाकाव्य है। यह अवधि में लिखा गया है और ग्रामीण अवधि का इसमें प्रयोग हुआ है। दोहा चौपाई छंद है। इसमें जायसी ने चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का बड़ा हृदय मार्मिक वर्णन किया है। उन्होंने पद्मावती को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया है, परमात्मा के रूप में प्रस्तुत किया है, और रतन सेन को एक जीवात्मा, एक साधक के रूप में चित्रित किया है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि पद्मावत लौकिक प्रेम काव्य के माध्यम से अलौकिक प्रेम काव्य का संदेश देता है। विद्यार्थियों, जायसी ने पद्मावत में एक रूपक प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने पद्मावती को ईश्वर का प्रतीक बताया है, नागमती को दुनिया धंधा का प्रतीक बताया है, रतन सेन को
जीवात्मा का प्रतीक बताया है, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए अग्रसर है। पद्मावत इतिवृत्तात्मक होते हुए भी रसात्मक महाकाव्य है। इसमें द्वीप, नगर, राजभवन, दुर्ग, सरोवर, यात्रा, समुद्र, आक्रमण, युद्ध, मंत्रणा, पुत्रजन, विवाह, जल क्रीड़ा, रूप, सौंदर्य, संयोग, वियोग आदि का बड़ा विस्तृत वर्णन मिलता है। नागमती का वियोग वर्णन तो अद्वितीय है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि जायसी वियोग वर्णन में अद्वितीय है। उनके नागमती का जो 12 मासा का जो वर्णन है वो सचमुच हृदय को द्रवित करने वाला है। पाठक के हृदय को भावनाओं में बहा ले जाने वाला है, बड़ा मार्मिक है। राजा रतन सेन के बाद राजा रतन सेन जब चित्तौड़ छोड़कर पद्मावती को प्राप्त करने के लिए सिंगल द्वीप की ओर जाने लगते हैं, नागमती अकेली रह जाती है। उसे पता नहीं उसके प्रीतम कब आएंगे और उसका विरह प्रारंभ होता है। ये 12 मासिक में वर्णित है। जायसी ने पद्मावत में प्रकृति का भी बड़ा मनोहारी वर्णन किया है। उनके इस महाकाव्य में प्रकृति के सभी रूप देखने को मिलते हैं। प्रकृति का अलंकारिक, उपदेशात्मक, उद्दीपन, आलम्बनगत, उपदेशिका रूप आदि विभिन्न रूपों में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन इस महाकाव्य में हुआ है। पद्मावत श्रृंगार प्रधान महाकाव्य है। अंत में करुण रस की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। जायसी ने श्रृंगार के बड़े मनोरम दृश्य प्रस्तुत किए हैं। संयोग और वियोग दोनों का चित्रण है, लेकिन वियोग वर्णन में जायसी को अद्वितीय सफलता मिली है। जैसा मैंने आपको बताया, इसकी भाषा अवधि है। अवधि का बिल्कुल एकदम स्वाभाविक सहज प्रयोग हुआ है। भाषागत सहजता, सरलता, सुकोमलता और संप्रेषणीयता निरंतर दिखाई देती है। इसमें तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है और इसके साथ ही अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग भी जहां तहां पाया जाता है। इस महाकाव्य की शैली मसनवी है। ये फारसी की मसनवी शैली में लिखा गया है। जायसी ने इसमें सारदस्य मूलक अलंकारों का प्रायः प्रयोग किया है। सामान्यतः इन्होंने रूपक, रूपकास्योक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। जैसा मैंने आपको बताया, दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने दोहा और चौपाई इस छंद पद्धति को कटबकबद्ध छंद पद्धति कहा है। पद्मावत एक प्रेमाख्यान का महाकाव्य है। यह फारसी की मसनवी शैली पर लिखा गया है। मध्यकाल में प्रेमाख्यानक परंपरा के अंतर्गत अनेक महाकाव्य लिखे गए, जिनमें जायसी सर्वश्रेष्ठ हैं। जायसी के अतिरिक्त मुल्ला दाऊद ने चंदयान लिखा, कुतुबुन, उस्मान आदि अनेक कवि ऐसे हैं जिन्होंने इस सूफी काव्य परंपरा की पद्धति पर प्रेमाख्यानक काव्य लिखे हैं। जायसी का विरह वर्णन, नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अद्वितीय निधि माना जाता है। विद्यार्थियों, ये मैंने आपको मलिक मोहम्मद जायसी का एक सामान्य परिचय बताया, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह महाकाव्य एक विशाल महाकाव्य है।
इसमें कई खंड हैं। आपके पाठ्यक्रम में मानसरोधक खंड लगा हुआ है। इसकी सामान्य कथा वस्तु इस प्रकार है। चित्तौड़ के राजा रतन सेन को ये पता लगता है एक तोते के द्वारा, जो तोता उन्होंने अपने दरबार में रख रखा है। मौका पाकर वो तोता एक बार पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करता है। राजा रतन सेन पद्मावती के सौंदर्य को सुनकर उसे प्राप्त करने के लिए आह्लादित हो जाता है और पद्मावती को प्राप्त करने के लिए वह चित्तौड़ छोड़ करके सिंघल द्वीप की ओर निकल पड़ता है। उधर वही तोता जो राजा रतन सेन के दरबार में था, हीरामन जिसका नाम था, वही तोता पद्मावती के सामने राजा रतन सेन के सौंदर्य का वर्णन करता है। इस प्रकार उन दोनों में आपस में प्रेम भाव, पारस्परिक प्रेम भाव प्रस्फुटित होता है। राजा रतन सेन सिंघल द्वीप पहुंच जाता है और वहां से पद्मावती के साथ वैवाहिक बंधने बंधकर चित्तौड़ आ जाता है। ये संक्षेप में मैंने आपको कथा पद्मावती के पूर्वार्ध की बतलाई। उत्तरार्ध में उस समय दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी था, जो पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन सुनकर पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और राजपूत वीर सैनिक उसका सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं और पद्मावती आदि जो नारियां थीं वह जौहर कर लेती हैं। ऐसा इस महाकाल में वर्णित है। मानसरोधक खंड पद्मावत का एक खंड है। इसमें अनेक खंड हैं पद्मावत में। ये जो मानसरोधक खंड है, इसमें पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ मानसरोवर में स्नान करने के लिए जाती है और वहां सखियों के साथ नाना प्रकार से क्रीड़ा करती है। पद्मावती के मानसरोवर जाने और उसमें क्रीड़ा करने का वर्णन मानसरोवर खंड में हुआ है। एक छंद का भावार्थ हम आपको बता रहे हैं। एक दिवस पुण्यो तिथि आई, मानसरोधक चली नहाई, पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलबारी सबे चल आई। कोई सुगुलाल सुदर्शन भांति, कोई सुबकावर बकुचन भांति, कोई सुमौल श्री पुहपावती, कोई जाही जूही सेवती, कोई सुमौल श्री पुहपावती, कोई सिंगार हार नागेश्वर, कोई सोन जरद कोई केसर, कोई श्रृंगार हार नागेश्वर, कोई कूजा सदवर्ग चमेली, कोई कदम सुरस रसबेली। चली सबे मालती संग, फूली कमल कुमोद, वेद रहे गण गंधर्व, बास परमदा मोद। विद्यार्थियों, इसका संदर्भ इस प्रकार से है, आप देखेंगे। प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य में संकलित मलिक मोहम्मद जायसी के मानसरोधक खंड से लिया गया है। यह मानसरोधक खंड जायसी के महाकाव्य पद्मावत से अवतरित है। प्रसंग इसका इस प्रकार है। इन पंक्तियों में
जायसी ने पद्मावती का अपनी सखियों के साथ मानसरोवर में स्नान करने के समय का वर्णन किया है। पद्मावती जायसी कहते हैं, एक दिवस पुण्यो तिथियाई, एक दिवस एक दिन, पुण्यो तिथियाई, पूर्णों की तिथियाई अर्थात पूर्णिमा के दिन, अर्थात एक दिन पूर्णिमा आई, मानसरोवर चली नहाई। पद्मावती जो थी अपनी सखियों के साथ मानसरोवर में स्नान करने के लिए चली। ये मानसरोवर तालाब है, बहुत बड़ा सरोवर है, जिसके विषय में पौराणिक संदर्भों में भी उल्लेख मिलता है। पद्मावती सब सखी बुलाई, पद्मावती ने स्नान करने के लिए अपनी सब सखियों को बुला लिया, अर्थात पद्मावती सिंगलद्वीप के राजकुमार, सिंगलद्वीप के राजा की पुत्री है। एक राजकुमारी होने के कारण उसके महल में अनेक उसकी सखियां हैं, तो वो क्या करती है, सब सखी बुलाई, सभी सखियों को बुला लेती है। जन फुलवारी सबे चलाई, और उसकी सखियां जिनके नाम फूलों पर थे, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो सखियां नहीं, सारी फुलवारी पद्मावती के साथ मानसरोवर में स्नान करने के लिए चल गई। अर्थात कहना चाहते हैं कि सखियां विभिन्न भिन्न प्रकार की रंग रूप सौंदर्य से युक्त सखियां थीं। जैसे फुलवारी में अनेक नाना प्रकार के पुष्प होते हैं, उसी प्रकार से पद्मावती की सखियां जो थीं वह सभी प्रकार की सखियां थीं। उनमें सुंदर, असुंदर, लंबी या ठिगनी और भी सभी प्रकार की सखियां थीं। वो फुलवारी की तरह थी। कोई चंपा, कोई कुंद सहेली, कोई सखी जो है चंपा के पुष्प की तरह है, कोई कुंद का पुष्प सफेद होता है, या कुंदेंदु तुषार हार धवला, कुंद के पुष्प के समान, कोई सुकेत पुष्प के समान, कोई करण पुष्प के समान, और कोई रसबेली के समान थी, रस की भरी हुई रसबेली के समान। अर्थात ये नामों वाली वो सखियां थी, और जो ये इनके जो नाम थे, उनके नाम के रूप उनमें क्या थे, गुण भी थे। कोई सुगुलाल, कोई सुदर्शन पुष्प की तरह लाल थी, कोई बकावर पुष्प की तरह, कोई बक्सुन पुष्प की तरह थी, कोई मौलसुरी के पुष्प की तरह थी, मौलसुरी का पुष्प होता है लाल, कोई जूही की तरह थी, जूही पुष्प की तरह थी, कोई सोनजरत सूर्यमुखी पुष्प के समान थी, सूर्यमुखी बड़ा पुष्प होता है, कोई केसर की तरह थी, केसर पुष्प की तरह, कोई श्रृंगारहार पुष्प की तरह थी, श्रृंगारहार का पुष्प होता है, कोई नांग केसर की तरह थी, कोई कूजा जंगली गुलाब की पुष्प की तरह थी, उपमालंकार, कोई सदाबहार पुष्प की तरह थी, कोई चमेली पुष्प के पुष्प की तरह थी, तो कोई कदम के पुष्प के समान थी। सुरस रसबेली, इस प्रकार सभी सखियां जो थी रस से भरी हुई थी। जिस प्रकार से नाना प्रकार के पुष्प सुंदर लगते हैं, नाना प्रकार के पुष्प मन को आकर्षित करते हैं, और नाना प्रकार के पुष्प विभिन्न गुणों से समन्वित होकर जनमानस को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार से पद्मावती की जो सहेलियां थीं वो इन पुष्पों के समान थीं, अर्थात इन पुष्पों के गुणों के से समन्वित थीं, जो देखने वालों को अपनी ओर बरबस आकर्षित कर लेती थी। चली सबे मालत संग फूली कमल कुमोद, और वो सखियां सभी पद्मावती के साथ ऐसे चली जैसे मालती के साथ सभी को पुष्प शोभायमान हो रहे हो। फूली कमल कुमोद, और वो कमलनी की तरह शोभायमान हो रही थी। वेद रहे गंधर्व कहते हैं भौरे, गण कहते हैं समूह, वेद रहे उनके ऊपर मड़रा रहे थे। अर्थात बच्चों, आपने देखा कि भ्रमर पुष्प के चारों ओर मड़राता है, पुष्प पर बैठता है,
रस का पराग का पान करता है। क्योंकि वो सखियां विभिन्न प्रकार के पुष्प के गुणों से सुशोभित थीं, तो उनकी सुगंधि से आकर्षित होकर के भौरे जो थे उन पर बैठ रहे थे पुष्प समझकर। आप ये भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि वो सखियां इन पुष्पों के नाम वाली थी और इन पुष्पों का वो इत्र लगाई हुई थी, क्योंकि इत्र उसमें चलता था, तो उनसे सुगंधी आ रही थी और सुगंधी से आकर्षित होकर के भौरे पुष्प मान करके उन सखियों ऊपर मंडरा रहे थे। बास परम आमोद, क्योंकि सुगंधी, बास कहते हैं सुगंध जो है, परम कहते हैं अत्यधिक, आमोद कहते हैं प्रसन्न करने वाली, उनके शरीर से सुगंधी प्रवाहित हो रही थी। तो विद्यार्थियों, वर्णनात्मक भाषा शैली है, वर्णनात्मक शैली में लिखा है, सखियों का वर्णन किया गया है, अवधि भाषा है, सहज सरल सुबोध भाषा का प्रयोग है, उपमा उत्प्रेक्षा अलंकारों का सौंदर्य है, और पद्मावती की जो सखियां हैं उनका उन्होंने वर्णन किया है। विद्यार्थियों, आज हम आपको इस कालांश में बस यहीं तक रहने दे रहे हैं। अगले कालांश में मानसरोधक खंड के और महत्वपूर्ण छंद हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उनका भावार्थ, उनकी व्याख्या हम आपको समझाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।